हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। डियर लर्नर्स, आज से हम लोग एक इंग्लिश मास्टरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एवरी वीक आपको 4 to 5 वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली सीख सकें। ये सीरीज एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको ग्रामर के साथ साथ वो सारी टेक्निक्स कराई जाएंगी जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। पूरे वीक में आपको ग्रामर की सिर्फ एक ही वीडियो दी जाएगी। उसके अलावा हम लोग रीडिंग एंड ट्रांसलेशंस, कन्वर्सेशंस, प्रेजेंटेशंस, वोकैबुलरी, ये सारे टॉपिक्स एवरी वीक कवर करने जा रहे हैं। हर दिन का अपना एक अलग टॉपिक और एक अलग एजेंडा होगा और उसी पर्टिकुलर डे को एवरी वीक वो टॉपिक रिपीट किया जाएगा, आगे एडवांस लेवल तक लेकर जाएगा जिससे कि आप प्रैक्टिकली इंग्लिश सीख सकें। आने वाली वीडियोस में आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता लग जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से जो कि बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बेसिक टॉपिक होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट तो आपको पता ही होंगे, ABCD, जो हम पढ़ते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हर बच्चे को सबसे पहली जो हमारी स्टेयर है इंग्लिश लैंग्वेज की वही सिखाई जाती है। ये अल्फाबेट्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। आइए बात करते हैं वॉवल्स क्या होते हैं। आपने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी भी होंगी। AEIOU, ये 5 लेटर इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे वॉवल्स होते हैं और इसके अलावा जितने 21 लेटर्स BCDFGHJKLMN PQRSTVWXYZ, ये 21 लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट कहलाए जाते हैं। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का क्योंकि इन्हीं अल्फाबेट से आगे जाकर के वर्ड्स बनते हैं, उन्हीं वर्ड्स को कंबाइन करके आगे जाकर के सेंटेंस बनते हैं। तो आगे बहुत से इंग्लिश के ऐसे रूल्स हैं जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग लगाए जाएंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। और वर्ड्स क्या है? वर्ड्स बेसिकली वन और मोर देन वन लेटर टुगेदर, एक या एक से ज्यादा लेटर को एक साथ जब हम बनाते हैं और उसका कोई मीनिंग निकलता है, विच क्रिएट अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एक या एक से ज्यादा लेटर को जब हम एक साथ जोड़ते हैं और उसका कोई मीनिंग निकलता है उसे हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एक सिंगल अल्फाबेट है लेकिन इसका मीनिंग है, आई का मतलब होता है मैं, तो ये अल्फाबेट की भी कैटेगरी में आता है और ये वर्ड की भी कैटेगरी में आता है। ऐसे ही ए, जिसे हम अ भी प्रोनाउंस करते हैं, उसका एक मीनिंग होता है एक, तो उसको हम वर्ड की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं और अल्फाबेट तो वो ऑलरेडी है ही। वैसे ही सिंग हो गया, SING, 4 लेटर्स को हमने यहाँ पे कंबाइन किया है और सिंग का एक मीनिंग है गाना, गाना, तो ये हमारी वर्ड की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से TOY, टॉय, DAUGHTER, डॉटर, EARTH, अर्थ। अगर इन्हीं वर्ड्स को हम आगे पीछे लगा ले, सपोज अर्थ है, हमने इसको ARTHE कर दिया तो इसका कोई मीनिंग क्रिएट नहीं होगा, तो ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर सिंपल भाषा में आपको समझना है, जब भी हम एक या एक से ज्यादा अल्फाबेट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं बट उसका कोई मीनिंग होता है तो उसे हम बेसिकली वर्ड कहते हैं। इफ देयर इज नो मीनिंग देयर इज नो वर्ड। वर्ड को समझने के बाद हम समझते हैं सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्रिएट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स में सिंगल अल्फाबेट का भी अगर मीनिंग है तो उसे वर्ड कहा जा सकता है, लेकिन अगर सेंटेंस की बात करें तो कम से कम 2 वर्ड्स एक सेंटेंस को बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, मतलब शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं इन हिंदी। तो इंग्लिश में द ग्रुप ऑफ वर्ड विच क्रिएट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इफ देयर इज नो सेंस देयर इज नो सेंटेंस। एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एक वर्ड है, आई का मतलब है मैं, लर्न एक वर्ड है, लर्न का मतलब है सीखना, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं और इसका एक सेंस भी पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि हाँ ये सही स्ट्रक्चर में बना है, इसका एक सेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये हमारे सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। वही शी मतलब वह, स्पीक मतलब बोलना, फ्लुएंटली मतलब फर्राटेदार, तो वो फर्राटेदार बोलती है, यहाँ पे भी एक सेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये आपके सेंटेंस की कैटेगरी में
आता है। अगर इसी को हम लिखते हैं स्पीक्स शी फ्लुएंटली, तो ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। वही वर्ड्स हैं, लेकिन उनको सही अलाइनमेंट में लगाना और उनका सेंस क्रिएट करना सेंटेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ही इज अ गुड ट्रेनर, यहाँ पे 5 वर्ड्स को एक साथ कंबाइन किया गया और इसका एक प्रॉपर सेंस बनता है, तो ये भी हमारी सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। वी लव टू प्ले लूडो, हम लूडो खेलना पसंद करते हैं। दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। माई अंकल्स नेबर्स आर वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो चाचा जी के या अंकल के पड़ोसी हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं। तो इस तरीके से जब हम एक से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करते हैं और उसका कोई सेंस बनता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में समझेंगे कि सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं और उनको किस तरीके से हम लोग अपने सेंटेंसेस में अलाइनमेंट में लगाते हैं। उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करना चाहेंगे जो आपकी बेसिक इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आपने ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़ा होगा और बहुत सारी जगहों पे ये टॉपिक्स आपने कवर करे हैं, लेकिन सीरियसली कभी नहीं पढ़ा क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक होता है। हम इसको बोरिंग नहीं रखेंगे, हमने सिर्फ ओवरव्यू रखा हुआ है, यानी कि हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे कि इसका काम क्या है, बट हाँ इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है शब्दों के प्रकार। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या लिखते हैं तो हर वर्ड का एक स्पेसिफिक काम होता है। शब्द होते हैं जिनको जोड़ के वाक्य बनाया जाता है और वाक्य से ही हमारी भाषा बनती है। तो इसी तरीके से जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या हम इंग्लिश लिखते हैं तो हर एक वर्ड का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। कोई वर्ड किसी का नाम बताता है तो कोई एक्शन, और कोई वर्ड किसी की क्वालिटी बताता है तो कोई इमोशंस। वैसे ही अलग अलग तरह के शब्द अपने अलग अलग जगह पे यूज होते हैं और अपना अलग अलग काम करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हर वर्ड को उसके काम के बेसिस पे 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हमारी लैंग्वेज में खासकर इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो इन सारे वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स हैं जिनको आप वोकैबुलरी बोलते हैं, मैम वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आता है इस वजह से हम बोल नहीं पाते, यही वो वोकैबुलरी है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपको सेंटेंस बनाते टाइम आप अटकेंगे नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस काम के लिए किस वर्ड का यूज करना है। तो उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इन्हीं कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर उतनी ही सिखाई जाएगी जितनी आपकी स्पीकिंग के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर भी मैं ओवरव्यू ही समझाऊंगी। आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जहां पे हम आपको इसको डिटेल में बताने वाले हैं, बट वो आपकी वोकैबुलरी साउंड करने के लिए, ना कि ग्रामर साउंड करने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए जितनी ग्रामर की आपको जरूरत है उतनी ही ग्रामर हम आपको करवाएंगे, बट ये समझने जरूरी है और इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ जिससे कि आप इसको फिंगर टिप पर याद रख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। सिंपल सी बात है, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। वो किसी इंसान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी कंडीशन का नाम हो, किसी पेड़ का नाम हो, हर चीज के नाम को नाउन कहते हैं। मींस नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि वो वर्ड्स जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या किसी आइडिया का नाम बताते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि रिया इज अ टीचर, तो यहाँ पे रिया का नाम बताया गया है, तो रिया क्या है, हमारी नाउन है। वैसे ही दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली की बात की गई है तो दिल्ली क्या है, हमारे नाउन है। देयर इज अ टेबल इन द ऑफिस, ऑफिस में टेबल है, टेबल एक चीज का नाम है, नाउन है। हैप्पीनेस एक इमोशन का नाम है, तो हैप्पीनेस भी हमारा नाउन है। वैसे ही मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, मंकी एक एनिमल का नाम है। तो नेम ऑफ एनीथिंग, जब भी हम किसी भी चीज के नाम की बात करते हैं तो किसी भी चीज का नाम मतलब नाम। अब बात करते हैं प्रोनाउंस की, कि प्रोनाउन क्या होते हैं। सर्वनाम जिनको हिंदी में कहा जाता है। अगर इसकी वन वर्ड डेफिनेशन की बात की जाए तो रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, नो लॉन्ग डेफिनेशन, सिंपल सा वर्ड, आप फिंगर टिप पे याद रख सकते हैं। नाउन मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, प्रोनाउन मीन्स रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। नाम से ही पता लग रहा है नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द, यानी कि जो वर्ड्स नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने बात करी, किसी का नाम लिखा राहुल, राहुल किसी का नाम है, वो एक लड़का है, लड़के के लिए हम ही यूज करते हैं तो ही इज द प्रोनाउन। लड़की है निशा, हम निशा के लिए शी यूज करते हैं तो निशा नाउन हो गई और शी उसका प्रोनाउन हो गया। वैसे ही किसी चीज का नाम, जैसे हमने बोला बुक, ट्री, उनको हम रिप्लेस करते हैं इट से या दिस से या दैट से या दीज से या दोज से। ये सारे प्रोनाउंस हैं जो थिंग्स के नाम को रिप्लेस करते हैं। वहीं दे मतलब वे,
चार लोग खड़े हैं, राहुल भी है, निशा भी है, पंकज भी है, प्रीति भी है, इन चारों के लिए हमने बोला वे, दे, तो दे इज द रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ऑल दीज नाउन्स, ओके। और यू यानी कि तुम, आपका भी कुछ नाम होगा तो आपको जब हम नाम से ना बोल करके तुम बोलते हैं तो उस नाम को रिप्लेस करता है यू, तो यू इज द रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ पर्टिकुलर नेम। तो जो भी वर्ड्स हमारे नाउन को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर जगह पे आप नाम नहीं रिपीट करते हैं। जनरली आपने कहीं बुक में भी पढ़ा होगा, पैराग्राफ में भी पढ़ा होगा कि होता क्या है कि जब हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं तो वहां पे नाम आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसके लिए आई या फिर ही या फिर शी ही कंटिन्यूसली यूज किया जाता है। हर सेंटेंस में नाम को रिपीट नहीं किया जाता, इसी वजह से वहां पे प्रोनाउन का काम आता है उन नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ही इज अ बॉय में ही हमारा प्रोनाउन है, शी इज अ गर्ल में शी हमारा प्रोनाउन है, इट इज सो ब्यूटीफुल में इट हमारा प्रोनाउन है, दे आर माई टीचर्स। जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिए थे उन्हीं का एक एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर सेंटेंस में यहाँ पर भी दिया है। यू आर माई फेवरेट यानी कि तुम मेरे सबसे पसंदीदा हो या फेवरेट हो, यहाँ पे यू हमारा प्रोनाउन है। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ब की। वर्ब मतलब हिंदी में बोलेंगे क्रिया, इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स। नाउन और प्रोनाउन जो भी काम करते हैं उस काम को हम एक्शन कहते हैं, और उन्हीं एक्शन को डिफाइन करती है वर्ब। जैसे खाना, सोना, बैठना, उठना, ये सारे काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है वर्ब। यानी कि वो वर्ड जो सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन कि एक्शन या स्टेट को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे कि रन हो गया दौड़ना, प्ले हो गया खेलना, ईट हो गया खाना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इज और हैव, ये भी वर्ब्स हैं, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि वर्ब होती है तो दो तरह की। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में नहीं। एक होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब नाम से ही पता लग रहा है जो मेन काम करती है, और हेल्पिंग वर्ब नाम से ही पता लग रहा है जो हेल्प करती है। जहां पे सब्जेक्ट डायरेक्ट काम करता है वहां पे मेन वर्ब उस काम को बताती है, और जहां पे सब्जेक्ट की स्टेट बतानी होती है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, हमें सिर्फ सब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करना होता है। जैसे कि राकेश इज अ डॉक्टर, राकेश एक डॉक्टर है, यहाँ पे वो कोई काम नहीं कर रहा, हम उनका प्रोफेशन या पहचान बता रहे हैं। तो उस तरह की जगहों पे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना जरूरी है। हर जगह पे मेन वर्ब नहीं आ सकती, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आकर के उसकी स्टेट को बताते हैं और सेंटेंस को पूरा करते हैं। डिटेल नॉलेज आगे की वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स में ये सारी चीजें यूज होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू है, तो इसीलिए आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। तो अगर हम बात करें, ये तीनों हमारी मेन वर्ब हैं और ये तीनों हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं वो हैं। तो आई रन ऑन द स्ट्रीट, रन हमारी मेन वर्ब है। दे प्ले वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, प्ले हमारी मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब है। और शी ईट्स एप्पल एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह सेब खाती है। इट इज अ पेन, ये पेन के बारे में बता रहा है, तो ये मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव योर की, हमारे पास आपकी चाबी है, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है और बहुत जगहों पे ये काम आती है, विच इज कॉल्ड डिफाइनिंग वर्ड्स, यानी कि डिफाइन करने वाले वर्ड। किसी चीज को जब हम बहुत डिटेल में बताते हैं, उसकी डिटेलिंग करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, तो उन डिफाइन करने के लिए हमारे को एडजेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, उनके स्टेट बताते हैं। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। एडजेक्टिव पे भी हम पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जो आपको डिटेल में सारी चीजें समझाएगा, बट अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड, डिफाइन में सब कुछ आ जाता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर आ जाता है, कलर आ जाता है, हेल्थ स्टेटस आ जाता है, करंट स्टेट आ जाती है, क्वालिटीज आ जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटस आ जाता है, एवरीथिंग इज ओवर देयर। तो वो सारे वर्ड जो ये सब डिफाइन करते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, टॉल, लंबा, स्मार्ट मीन्स चतुर,
रिच हो गया, अमीर, ग्रीडी हो गया, लालची। तो ये सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। जैसे शी इज सो ब्यूटीफुल, तो शी हमारा सब्जेक्ट है। प्रोनाउन है, प्रोनाउन को क्या डिफाइन करा कि ये जो है शी, ये बहुत सुंदर है, तो शी इज सो ब्यूटीफुल यानी कि शी को डिफाइन किया गया है। राहुल हमारा नाउन है, राहुल इज अ टॉल बॉय, कैसा लड़का है, लंबा लड़का है, तो राहुल को डिफाइन किया गया है। यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत चतुर हैं। यू प्रोनाउन है और स्मार्ट उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो कैसा है, ठीक है। द बिजनेसमैन इज वेरी रिच, जो बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। तो बिजनेसमैन हमारा नाउन है, उसको कौन डिफाइन कर रहा है, रिच वर्ड डिफाइन कर रहा है। दे प्रोनाउन है, दे आर वेरी ग्रीडी, वे बहुत लालची है। और ग्रीडी क्या है, एडजेक्टिव है, जो दे है, जो भी ग्रुप है, उसको डिफाइन कर रहा है कि वो लोग बहुत लालची हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब का मतलब होता है क्वालिटी वर्ड्स। जैसे एडजेक्टिव नाउन को और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। मींस नाउन और प्रोनाउन को तो डिफाइन किया एडजेक्टिव ने, और कहा जाए तो वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स को एडवर्ब डिफाइन करता है। क्विकली, जल्दी, हैप्पीली, खुशी से, स्मार्टली, चतुरता से, वेरी, बहुत, ऑलवेज, हमेशा, यानी कि दे रिस्पॉन्डेड। अभी रिस्पॉन्ड क्या है, रिस्पॉन्ड वर्ब है, तो दे रिस्पॉन्डेड क्विकली यानी कि उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। तो इस पर्टिकुलर वर्ड को ये डिफाइन कर रहा है कि उन्होंने जो जवाब दिया वो कैसे दिया, है ना। आई वर्क हार्ड हैप्पीली, तो यहाँ पे वर्क हार्ड को डिफाइन किया जा रहा है कि मैं जो मेहनत करती हूँ वो मैं खुशी से करती हूँ, ठीक है। We were smartly alert there, हम वहां पे चतुरता से अलर्ट थे। I spoke very politely, यानी कि मैं बहुत विनम्रता से बोलती हूँ। तो यहाँ पे ये स्पीक यानी कि मेरे बोलने की जो क्वालिटी, मेरी जो बोलने के लिए जो वर्ब यूज की गई है उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि मैं कैसा बोलती हूँ। द बेबी ऑलवेज स्माइल, जो बच्चा है वो हमेशा मुस्कुराता है। तो ये बच्चे को, उसकी स्माइल को, यानी कि उसके द्वारा किए गए काम को डिफाइन कर रहा है कि वो कब मुस्कुराता है, वो हमेशा मुस्कुराता है। अब बात करते हैं नंबर 6 प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन का मतलब होता है रिलेशन वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ रिलेशन दिखाते हैं सेंटेंस में, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सपोज मैंने बोला यह पेन मेरे हाथ में है, तो यह पेन हमारा क्या है, यह पेन हमारा नाउन है, इसकी पोजीशन क्या है, मेरे हाथ में है। तो ये रिलेशन बताने के लिए, मेरे हाथ का और इस पेन का रिलेशन बताने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाएगा, इन माई हैंड, तो वो जो इन है वो बेसिकली हमारी प्रीपोजिशन है। यानी कि जब भी नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन बताया जाता है, वो रिलेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे इन, ऑन, एट, बिटवीन, बिहाइंड, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इंग्लिश बोलते टाइम ये वर्ड्स। तो इनके लिए भी हम आपके लिए स्पेशली पूरी वीडियोस लाएंगे जो पूरी कंसेप्ट को अच्छे से डिटेल में डिफाइन करेंगे। माई बैग और दैट शेल्फ, ये दो हैं बेसिकली चीजें। माई बैग आपका सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन है, और शेल्फ है दूसरा वर्ड। इनका रिलेशन बता रहा है इन, कहाँ है, में है, शेल्फ में है, ठीक है। दे आर डांसिंग ऑन द स्टेज, दे मतलब वे, प्रोनाउन, स्टेज मतलब एक जगह, क्या कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर नाच रहे हैं। तो ऑन इज टेलिंग द पोजीशन ऑफ दे, शी इज एट द बस स्टॉप। नाउ बस स्टॉप जगह है, शी हमारा नाउन प्रोनाउन है, और एट उन दोनों के रिलेशन को या उनकी जगह को बता रहा है। देयर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में क्या है, एक अच्छी समझदारी है। तो ये बिटवीन हमको डिफाइन कर रहा है। ही इज सिटिंग बिहाइंड दिस ट्री, एक पेड़ है और एक ही है, प्रोनाउन है और पेड़ है, इन दोनों को बिहाइंड बता रहा है कि दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। और इसके बाद बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन बेसिकली जॉइनिंग वर्ड्स, यानी कि वो वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम अलग अलग सेंटेंसेस लिखें तो काफी वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन कंजंक्शन की हेल्प से हम उन दोनों को शॉर्ट में आपस में जोड़ पाते हैं, और जोड़ने से हमारा सेंटेंस भी सही बनता है और हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होता है। आपने ये देखे भी होंगे, एंड तो बहुत ज्यादा यूज होता है। राहुल इज गोइंग टू स्कूल, प्रिया इज गोइंग टू स्कूल। दोनों अलग अलग सेंटेंस बोलने से बेटर हम बोल सकते हैं राहुल एंड प्रिया आर गोइंग टू स्कूल। दो सेम काम हो रहे हैं, दो अलग
अलग अलग लोग कर रहे हैं, कंजंक्शन से हम दोनों को जोड़ करके एक ही सेंटेंस में बना दिया। तो उसी तरीके से ये काम आते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, बिकॉज क्योंकि, और सो, ठीक है। जैसे कि आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, अगर हमारे पास एंड नहीं होता तो क्या होता, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग। दो अलग अलग सेंटेंस बनाने पड़ते, बोलने में भी अजीब लग रहे हैं, लेकिन दोनों को किसने जोड़ दिया, एंड ने जोड़ दिया, सिंगिंग एंड डांसिंग। द वेदर इज गुड बट इट इज रेनिंग, मौसम अच्छा है लेकिन बारिश हो रही है। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को बट ने एक ही कंडीशन में ज्वाइन कर दिया। He is not here, जब भी हमें किसी चीज का रीजन देना होता है, बिकॉज क्योंकि, he has no money, दो सेंटेंस है, he is not here, he has no money, दोनों को जोड़ा बिकॉज ने और एक अच्छा सेंटेंस ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। यू कैन मैसेज मी और मेल मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और का मतलब होता है या, तो और ने इन दोनों को जोड़ दिया है। He is ill, so he is unable to play, वह बीमार है तो वो खेल नहीं सकता, ठीक है। और लास्ट में बात करते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की, विच इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है इमोशन वर्ड्स। वर्ड से ही हमें पता लग जाता है, अगर किसी ने बोला वाओ तो हम समझ जाएंगे कि कुछ अच्छा बताने जा रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग हुआ है, कुछ सरप्राइजिंग हुआ है जो सामने वाले ने वाओ बोला। वहीं अगर हम बोलेंगे ओह तो हम समझ जाएंगे या तो किसी को दर्द हो रहा है या उसने कोई ऐसी बात या कोई ऐसी खबर सुनी है जो दुखदाई है ना। उसी तरीके से ऊप्स भी दर्द के लिए, आह भी नेगेटिव उसके लिए यूज किया जाता है। हुर्रे का मतलब होता है जब हम लोग कुछ विनिंग कंडीशन होती है, कुछ जीत जाते हैं, कुछ अच्छा ऐसा हो जाता है जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई गोल अचीव हो जाता है, उस टाइम पे हम इन तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। यानी कि इमोशन वर्ड्स, जो वर्ड सडन फीलिंग्स या इमोशंस को दिखाते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। जब वर्ड से ही आपको पता लग जाए कि आगे क्या बात होने वाली है, एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है कि खुशी की बात है, एक्साइटमेंट की बात है, सरप्राइज की बात है, दुख की बात है, या कोई गोल अचीव हो गया है, अचीवमेंट की बात है, वो वर्ड्स जो डिफाइन करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, किसी जगह पे आप जाते हैं, आपके मुंह से डायरेक्ट निकलता है ब्यूटी को देख करके कि यार वाओ, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप कुछ ब्यूटी रिलेटेड बातें ही करने वाले हैं इस प्लेस के रिगार्डिंग, ठीक है। वैसे ही ओह अगर बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसी बात बताने वाले हैं जो अच्छी नहीं है, मे बी वो दुख वाली हो सकती है या कोई बैड न्यूज हो सकती है ना। वैसे ही ऊप्स, जब किसी पेनफुल या मतलब ऐसी कंडीशन में होते हैं, किसी पेन के बारे में, किसी तकलीफ के बारे में बताना होता है, तो ऊप्स और इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। और एक्चुअली दोनों कंडीशन में यूज होता है। पेनफुल वाली कंडीशन में जब बहुत ज्यादा किसी को मतलब हम पिटी शो करते हैं, दया दिखाते हैं, तो वहां पे भी हम ऑ का यूज करते हैं। और हुर्रे ऑलवेज अचीवमेंट्स के लिए और विनिंग कंडीशन के लिए यूज होता है। तो हुर्रे ही जब बोलोगे तो पता लग जाएगा आगे कुछ अच्छा ही बताने वाले हैं, कुछ अचीवमेंट ही बताने वाले हैं। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर वैसे आप फिंगर टिप्स पे याद करना चाहें, नाउन नेम ऑफ एनीथिंग, प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, वर्ब एक्शन वर्ड्स, एडजेक्टिव डिफाइनिंग वर्ड्स, एडवर्ब क्वालिटी वर्ड्स, प्रीपोजिशन रिलेशन वर्ड्स, कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स, एंड इंटरजेक्शन इमोशन वर्ड्स। इन एक पर्टिकुलर 1 या 2 वर्ड से आप पूरी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। और जब हम इन टॉपिक्स को, कुछ टॉपिक्स इसमें हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो वोकैबुलरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करते हैं, तो वहां पे आपको इसका प्रॉपर यूज भी पता लग जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे बताने वाली हूं जिसमें एक सिंगल सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो रहे हैं। लेकिन इसको बताने से पहले आपको एक चीज और बताऊं, इसके अलावा एक 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, उसको अभी ग्रामर में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन सेंटेंस में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे डिटर्मिनर कहते हैं। बेसिकली आर्टिकल डिटर्मिनर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो डिटर्मिनर होता है जैसे कि ए एंड द जो हमारा होता है, वो भी ऑलरेडी हर सेंटेंस में यूज होता है, तो उसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में ही लिया जाता है। बट क्योंकि ग्रामेटिकली वो अभी किसी भी जगह पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड नहीं है, तो वहां पे हम 8 ही पढ़ाते हैं। बट जो डिटर्मिनर्स हैं, यानी कि ए, एन और द, जो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट होते हैं। ये जो बेसिकली आप ब्रैकेट में वर्ड देख पा रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर हर वर्ड के बाद ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड है। ब्रैकेट के अंदर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पहले सेंटेंस में आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि वाव हमारा क्या है,
है, इंटरजेक्शन है, तो ब्रैकेट में हमने आई लिखा हुआ है। वैसे ही शी हमारा प्रोनाउन है, क्विकली हमारा एडवर्ब है, एट हमारी वर्ब है, अ हमारा डिटरमिनर है जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रही थी। डिलीशियस हमारा एडजेक्टिव है, केक नाउन है, एट प्रीपोजिशन है, द हमारा डिटरमिनर है, पार्टी हमारा नाउन है, एंड कंजक्शन है, एवरीवन हमारा प्रोनाउन है और क्लैप्ड हमारी वर्ब है। ये एक ही सेंटेंसेस में आपके पूरे 9 के 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज हुए हैं, इवन रिपीट भी हुए हैं। तो इस तरीके से इनको कंबाइन करके, और इसका प्रॉपर मीनिंग भी है। जैसे आई परचेज्ड अ न्यू फोन दैट डे, आई प्रोनाउन हो गया, परचेज्ड वर्ब हो गया, अ डिटरमिनर हो गया, न्यू हमारा एडजेक्टिव, फोन नाउन, दैट अगेन एडजेक्टिव और डे हमारा नाउन हो गया। तो इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिएगा क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात कर रही हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर की। देखिए मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, किस तरीके से जैसे हम इंग्लिश सीखने जाते हैं, कोई हमें कहता है कि यार आप सेंटेंसेस रट लो, कोई कहता है कि पूरी की पूरी ग्रामर आप याद करो, कोई कहता है कि आप किसी ऐप से, लेकिन बेसिकली होता क्या है ना, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी इंग्लिश की जो स्ट्रगल है ना वो कभी खत्म नहीं होती। अब ये कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए एक तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पता होनी चाहिए हर कैटेगरी की, दूसरा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही अलाइनमेंट में कैसे लगाना है कि उसका कोई सेंस क्रिएट हो सके। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब सारे वर्ड्स, और सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब उन वर्ड्स को जोड़ना सही अलाइनमेंट में जिससे कि उसका कोई सेंस बने और हमारा सेंटेंस प्रॉपर्ली बन पाए। अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर मींस हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। किस तरीके से सारे वर्ड्स को अरेंज करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बन सके। हर सेंटेंस में कम से कम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। मेनली आप ये समझिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। मतलब इस अलाइनमेंट में ही आपका जो सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो रखे जाने चाहिए। सब्जेक्ट मतलब जैसे नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में काम कर रहा है। वर्ब मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं, अगर वो कोई एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन को डिफाइन करना, अगर वो एक्शन नहीं कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब से उनकी स्टेट को बताना। और ऑब्जेक्ट सारे डिफाइनिंग वर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बताया है। देखिए वैसे तो इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जब हम बात करेंगे तो कई तरह के 5 तरह के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमें बातचीत में यूज करने होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। उनको डिटेल में समझते हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर ये स्ट्रक्चर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया ना तो आप कभी भी सेंटेंस फॉर्मेट करने में तो गलत नहीं होंगे। हाँ, इनकेस आपको वोकैबुलरी नहीं आती होगी आप तभी अटकेंगे, अदरवाइज आप सेंटेंस फॉर्मेट करने में तो कभी भी नहीं अटकेंगे। इंग्लिश का ना एक फिक्स वर्ड ऑर्डर है, ठीक है। सब्जेक्ट, करने वाला, वर्ब अभी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ऊपर, ऑब्जेक्ट और अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स मतलब टाइम, प्लेस, मैनर, ठीक है। यहां पे समझते हैं इस तरीके से। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो सेंटेंस जिसमें किसी भी चीज के बारे में हम पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो जो काम मैं करती हूँ, सब्जेक्ट जो जो काम करता है, ये जो जो वो है, जब हम वो सब कुछ बताते हैं तो उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, वर्ब में एक्शन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर डिटेल, अगर कोई है तो, इफ एनी, नहीं है तो ऑब्जेक्ट में ही हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। जैसे कि शी मतलब वह हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक्शन की बात नहीं हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब आई है इज। हैप्पी मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि शी की स्टेट को बता रही है। वैसे एडजेक्टिव होता है, शी की स्टेट को बता रहा है, शी इज हैप्पी, वह खुश है। अदर डिटेल हमारे पास है इन क्लास, तो हमने यहाँ पे मेंशन की है। अगर नहीं होती तो शी इज हैप्पी, यहाँ पे भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, ठीक है। वहीं अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर देखो अलाइनमेंट यही रहने वाला है पूरा पूरा, ठीक है। बट क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा नेगेटिव को बताने के लिए। फिर सेम ऑब्जेक्ट है और अदर कोई डिटेल है तो ठीक है। मैंने एक ही सेंटेंस को दोबारा से इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया जिससे आपको प्रॉपर डिटेल में समझ आ जाए। तो शी इज नॉट हैप्पी इन क्लास, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट और अदर डिटेल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं
इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक जिनको हम बोलते हैं यस नो वाले क्वेश्चंस, यानी कि सामने वाला जब क्वेश्चन पूछता है तो हमें आंसर में यस या नो बताना होता है, और एक होते हैं WH वर्ड्स वाले, जहां पे आंसर नहीं पता होता। WH वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ है, कौन है, कैसे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यस नो वाले, ठीक है। यस नो वाले में क्या होता है, वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में मेन वर्ब भी होती तो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में आती, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर अदर डिटेल इफ एनी। देखो चीजें वही हैं, बस उनका अलाइनमेंट आगे पीछे हो रहा है। इंटेरोगेटिव का यही स्ट्रक्चर होता है। आप इस स्ट्रक्चर से थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और कोई अदर डिटेल है तो वो आएगा। नेगेटिव में आपको पता है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, उसके बाद नॉट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर डिटेल आएगी। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर डिटेल कोई है तो वो आता है। जैसे कि इज शी हैप्पी इन क्लास, सेम अलाइनमेंट को आगे पीछे किया है, लेकिन इंटेरोगेटिव का यही स्ट्रक्चर रहने वाला है। और बात करते हैं WH वाले स्ट्रक्चर की, तो WH वाले में क्या होता है कि WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर डिटेल आएगी। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो जो ये वाला रूल है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, सेम ये वाला स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे शुरू में WH वर्ड आ जाता है, जिससे कि ये WH वाले क्वेश्चन को डिफाइन करता है। जैसे कि why is she happy in class, why हो गया WH वर्ड, is हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, she हो गया सब्जेक्ट, हैप्पी खुश, इन क्लास हो गया क्लास में अदर डिटेल, है ना। और इसमें भी दो तरह की कैटेगरी होती है, एक में सब्जेक्ट होता है किसी किसी सेंटेंस में, किसी में नहीं होता। अगर है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी और सीधा ऑब्जेक्ट आकर के कोई अदर डिटेल है तो वो आएगी, जैसे कि हु इज हैप्पी इन क्लास, क्लास में कौन खुश है, ठीक है। और लास्ट बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव, यानी कि जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें भी इंटेरोगेटिव यस नो वाला ही रूल है, बस नॉट लग जाएगा तो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट और अदर डिटेल। तो इज शी नॉट हैप्पी इन क्लास। तो हम चार तरह के ही सेंटेंसेस मेनली क्रिएट करने वाले हैं पूरे ड्यूरेशन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव में हम यस नो वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और इंटेरोनेगेटिव में भी यस नो वाला ही करेंगे। WH को हम हमेशा अलग से ही पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद कर लेना, वीडियो को बार बार देख करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, और फिर जिस तरीके से मैंने ये सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को अलग अलग कंडीशन में आपको बना करके दिखाया है, आपको सेम ऐसे इजी सेंटेंसेस लेने हैं और उनको अलग अलग कंडीशन में बनाना है, जिससे आप ये समझ सको कि मेरे को सेंटेंस स्ट्रक्चर तो डिफाइन हो गया है। आज इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे लगाया जाता है ये सीखना ज्यादा जरूरी है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी कोई भी डाउट और क्वेरीज आपकी होती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जब भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो आपकी सारी डाउट और क्वेरीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।